हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका प्रदीप की पाठशाला पे स्वागत है। आज हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव में हम हर रोज 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं ना सिर्फ आपको 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा बल्कि उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से वो याद रहें, अच्छे से वो समझ आए। और इस इनिशिएटिव का नाम है 10 कदम। बिल्कुल सर, आप धीरे-धीरे पढ़िएगा, आराम-आराम से पढ़िएगा और ये 10 क्वेश्चंस आपके धीरे-धीरे ऐड होते रहेंगे नोटबुक में। आप नोट्स बनाइएगा इन क्वेश्चंस के। हर सब्जेक्ट से हम लेंगे और आप जानते हो एचएसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ये आपके सीईटी मेंस के लिए एकदम वरदान साबित होगा ये इनिशिएटिव। ग्रुप डी का पेपर आएगा सर, उसमें भी बिल्कुल, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं और हमें ये पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का इनिशिएटिव। आज का पहला क्वेश्चन, आज का पहला दिन है सर इस इनिशिएटिव का। सबसे पहले क्वेश्चन, बर्मो समाज इट वाज फाउंडेड बाय होम। सर पोज कीजिएगा, अगर आपको आता है तो उसका आराम से जवाब दीजिएगा कि क्या इसका जवाब होगा। इसका जवाब है राजा राम मोहन राय। बर्मो समाज किसने एस्टेब्लिश किया था? राजा राम मोहन राय ने एस्टेब्लिश किया था। कब किया था सर? 1828 में। डेट याद रखनी है? बिल्कुल रखनी है सर, बिल्कुल रखनी है। तो ये तो हर बुक में मिलता है। आपने क्या अलग बताया सर? राजा राम मोहन राय के बारे में इन्होंने फाउंड किया है बर्मो समाज, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए सर। ओके, राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है। आप देखिए, मैं आपको बोलूंगा, आप वो वर्ड लिख लीजिएगा। फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ओके सर, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां आपने ये बोला, तो रेनेसां का मतलब क्या है? रेनेसां का क्या मतलब है? देखिए सर, जो रेनेसां वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है रीबर्थ। रीबर्थ, पुनर्जन्म। पहले हमारे समाज में कुछ चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, फिर धीरे 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 कुरीतियां आ गई, सोशल इविल्स बोलते हैं जिन्हें। तो वो चीजें आ गई, जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज। धीरे 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 चीजें ऐसे आ गई हमारे समाज में या यूरोपियन समाज में। हम वो कर सकते हैं बात, सामाजिक दिक्कतें आ गई, सामाजिक प्रॉब्लम्स आ गई, जिन्हें हम सोशल इविल्स भी बोलते हैं। तो उनको फिर देखा कि ये धीरे धीरे आ गई, पहले नहीं थी, तो रीबर्थ बोला गया, रेनेसां कहा गया कि इन सब कुरीतियों को दूर किया जाए, इन सब जैसे सती प्रथा को खत्म किया जाए। ठीक है ना। विडो रीमैरिज के लिए एनफोर्स किया गया कि जो विडोज हैं उनको दोबारा शादी का हक मिलना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे डाउरी सिस्टम है, ये भी एक सोशल इविल्स है। तो इसलिए इन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने राजा राम मोहन राय ने, इसलिए इनको बोला गया फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। रेनेसां किसके ऊपर फोकस करता है? इसका फोकस क्या है? ह्यूमैनिज्म के ऊपर है। ह्यूमैनिज्म, मानवता, सबसे ऊपर मानवता आती है। आप उसके बारे में सोचिए और मानवता को सेंटर पॉइंट में लेके अपनी पॉलिसीज बनाइए, अपने विचार बनाइए। ये सबसे जरूरी है। सती प्रथा, किसी को जिंदा जलाना, ये कहीं कहाँ की ह्यूमैनिटी है, कहाँ की इंसानियत है? तो इन्होंने इसके लिए बहुत काम किया और इसमें इनको सफलता भी मिली। तो आप याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां राजा राम मोहन राय थे। और क्या चीज याद रखनी है राजा राम मोहन राय जी के बारे में? आप इनके ना दो न्यूज़पेपर हैं वो याद रखिए। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी याद रखिए। दूसरा है मीरात अल अकबर, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा सर इनको आपको। संवाद कौमुदी, मीरात अल अकबर। ये न्यूज़पेपर उस टाइम लिखते थे वो अपने। आज तो सोशल मीडिया है, आप यूट्यूब पे वीडियो बना के अपने विचार रख सकते हो, फेसबुक पे आप वो कर सकते हो, ट्विटर पे अपने विचार रख सकते हो। उस टाइम अपने आइडियाज को स्प्रेड कैसे किया जाता था? न्यूज़पेपर के जरिए। तो इन्होंने अपने जो रिफॉर्मिस्ट आइडिया थे, मतलब हम रिफॉर्म करने की जरूरत है कुछ चीजों में, तो इन्होंने न्यूज़पेपर के थ्रू चलाए। कैसे? संवाद कौमुदी, मीरात अल अकबर। होप सो आपको समझ आया होगा। सर एक बात और बताइए, राजा राम मोहन राय, राजा ये टाइटल दिया गया इनका, ये टाइटल दिया गया किसके द्वारा दिया गया? अकबर टू
द्वितीय, हमने कल भी पढ़ा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्होंने बैटल ऑफ टेरेन, बैटल ऑफ तराइन जिसे बोलते हैं, वो लड़ी थी। तो अकबर टू के द्वारा राजा का टाइटल दिया गया, कब दिया था? 1831 में दिया था। थोड़ी सी डेट याद रखना, थोड़ी हिस्ट्री में थोड़ी कुछ डेट याद रखनी पड़ती है आपको, तो आपको एक टाइम पीरियड का अंदाजा हो जाता है कि हाँ 1831 के आसपास राजा राम मोहन राय होते थे, उनको टाइटल दिया गया था अकबर टू के द्वारा। आप उस अकबर से कंफ्यूज मत करना जो मुगल एम्परर थे, उनका टाइम पीरियड क्या था? मुगल एम्परर थे 1556, 1556 में ये इन्होंने मुगल सल्तनत पर गद्दी पे बैठे थे, और 1605 तक रहे थे। 1556 से 1605 तक मुगल एम्परर थे। ये अकबर टू, ये 1831 के आसपास इन्होंने रहे थे, ये मुगल सल्तनत पे थे, तो इन्होंने राजा का टाइटल दिया था। इनको दिया था राजा राम मोहन राय को। जी सर, ओके। इसके बारे में ये जानने को मिला मेरे को, राजा राम मोहन राय, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कहीं भी आए हों तो आपको ये सब लिखने होंगे, सब नोट डाउन करने होंगे, ठीक है। हमने अकबर के बारे में जाना, जिनका टाइम पीरियड 1556 से 1605 था। बहुत मुगल सल्तनत में इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इनके बारे में एक बुक लिखी गई, ऐन ए अकबरी, अकबरनामा। ऐन ए अकबरी किन्होंने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। डायरेक्ट क्वेश्चन आया, बहुत बार आया, आपको याद रखना पड़ेगा। अबुल फजल ने ऐन ए अकबरी बुक लिखी। ओके सर। अगला क्वेश्चन, यूएनएससी परमानेंट मेंबर्स कौन है? यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल है, तो उसमें परमानेंट मेंबर्स कौन है? पहला आप ऑप्शन देखिए, आराम से बैठ के सोचिए। यूएसए, रसिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी। सर जर्मनी होगा क्या? नहीं होगा भाई, जर्मनी क्यों होगा? हिटलर याद नहीं किया? चलो, आपको स्टोरी पता होगा तो। यूएसए, रसिया, यूके, फ्रांस, इंडिया। क्या इंडिया यूएनएससी का मेंबर है? नहीं है सर। ब्राजील है? नहीं है सर। तो क्या बचा? चाइना। थर्ड आंसर, करेक्ट आंसर तीसरा है, यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, ये यूएनएससी के परमानेंट मेंबर है। सर थोड़ा सा फिर बताइए एक बार, क्या है ये यूएनएससी? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। है तो ये इंटरनेशनल रिलेशन, लेकिन हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन और करिए, हम पढ़ रहे हैं, तो यूएन का एस्टेब्लिश कब एस्टेब्लिश किया गया? 24 अक्टूबर 1945 को एस्टेब्लिश किया गया। ये डेट याद रखनी है, एचएसएससी ने पूछी भी है। हरियाणा पुलिस का पेपर था, जो पिछली भर्ती हुई थी लेडीज कांस्टेबल की, उसमें आया था ये 24 अक्टूबर 1945 यूएन। ओके सर, तो ये 1945 में ही क्यों किया गया? चलो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता देते हैं। वर्ल्ड वार टू हुई थी सर, बिल्कुल हुई थी। कब हुई थी? 1939 से 45। मेन विलन कौन था? हिटलर। हिटलर कहां से आता है? जर्मनी से। ओके, तो लड़ाई हुई, हिटलर ने बहुत नुकसान किया, खासकर इंग्लैंड का। लंदन तो ना बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया था। जो उसकी एयरफोर्स थी हिटलर की, वो बहुत स्ट्रांग थी। ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने लगातार लंदन के ऊपर बिना रुके 24-36 घंटे लगातार बॉम्बार्डमेंट किया, बम्स का धाड़ 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 धाड़, एकदम रुके ही नहीं, पूरा लंदन खत्म कर दिया था इन्होंने। जो उस टाइम की भी, आज की बहुत डेवलप्ड सिटी है, लेकिन एकदम खत्म कर दिया था। बहुत नुकसान हुआ है वर्ल्ड वार वन में भी, और वर्ल्ड वार टू में तो बहुत नुकसान हुआ है यूके को, वरना यूएसए की जगह होता, इतना स्ट्रॉन्ग होता यूके, क्योंकि बहुत कॉलोनीज थी, जैसे अपनी इंडिया भी एक कॉलोनी थी यूके की, इंग्लैंड की हम बोल सकते हैं। ओके सर, तो जब वर्ल्ड वार वन हुआ, जब वर्ल्ड वार वन हुआ, तो उसके बाद कुछ देश आए और बैठे कि यार, क्योंकि वर्ल्ड वार होती है ना, बहुत नुकसान होता है, सब आए, आके बैठो इस बेंच पे, कोई भी समस्या हो तो एक दूसरे के साथ बैठ के सुलह करो। उस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, बहुत नुकसान होता है, बहुत लोग मारे जाते हैं, इकोनॉमी खराब हो जाती है, एकदम डिजास्टर हो जाता है पूरा। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन,
ये वर्ल्ड वॉर वन की बात है। वर्ल्ड वॉर वन के बाद लोग बैठे, भाई तुम बैठो, सब देश बैठो और तुम्हारी समस्या आपस में बैठ के सुलझा लो। तो लीग ऑफ नेशन ने अच्छे से काम नहीं किया, तभी तो वर्ल्ड वॉर टू हुआ। अगर अच्छे से काम करता, अगर ये प्लेटफॉर्म अच्छे से काम करता जो बनाया गया था लीग ऑफ नेशन, बैठ के सुलह हो जाती सही से, तो वर्ल्ड वॉर टू नहीं होता। जब वर्ल्ड वॉर टू हो गया फिर लोग बैठे, भाई समझदार लोग बैठे, भाई तुम लड़ाई मत करो, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, बैठ के सुलह करो। उसका नाम था यूएन, यूनाइटेड नेशन, जो आज भी चल रहा है। तो यूनाइटेड नेशन का प्रीकर्सर कौन था? प्रीकर्सर बोलते हैं सर इसको अंग्रेजी में, मतलब प्रीकर्सर का मतलब यूनाइटेड नेशन से मिलता जुलता पहले कोई सी बॉडी थी क्या? लीग ऑफ नेशन थी सर। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया है। एक स्टोरी होती है, क्रोनोलॉजी होती है, समझने के लिए थोड़ा सा चीजें बैठ के सुननी पड़ती हैं बातें। तो लीग ऑफ नेशन था, वो फेल हो गया। फेल होने के बाद वर्ल्ड वॉर टू हुआ। वर्ल्ड वॉर टू का के लिए रिस्पॉन्सिबल इसका फेलियर भी माना जाता है, लीग ऑफ नेशन का फेलियर भी माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड वॉर वन में हिटलर एक सिपाही था, और जब, क्योंकि जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन में भी विलन की साइड था, मतलब जो हारने वाली साइड थी वो विलन ही कहलाती है फिर, तो उस साइड था। तो फिर लीग ऑफ नेशन में जो देश थे उन्होंने अपने फायदे देखते हुए जर्मनी के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए थे। जर्मनी के ऊपर इतने सैंक्शन लगा दिए थे, मतलब कोलैप्स हो गया था पूरी इकोनॉमी का। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो गलत हो रहा है, ये तो अत्याचार हो रहा है। हिटलर को ऐसा लगा, हिटलर का पॉइंट ऑफ व्यू था ऐसा था। तो फिर उसने बदला लेने के लिए सब कुछ किया। फिर आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू हुई तो उसमें हिटलर रिस्पॉन्सिबल था पूरा। तो लीग ऑफ नेशन ने अच्छे से काम नहीं किया। इन देशों में जो बैठे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया। ओके, इसलिए वर्ल्ड वॉर टू हुई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा वर्ल्ड का मैप देख लीजिए। ये है यूएसए, ये ऊपर है कनाडा, इधर है रसिया, ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये चाइना, ये इंडिया। थोड़ा सा पढ़ते हुए हम ध्यान रखते हैं कौन सा देश कहाँ पे है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है चीजें देखने के लिए। तो जो 5 मेंबर हैं वो कहाँ कहाँ है? ये यूएसए हो गया, ये यूके हो गया, ये रशिया हो गया, फ्रांस इधर है यूके के जड़ में, ये चाइना है, ये इंडिया है। इंडिया मेंबर नहीं है यूएनएससी का, सिक्योरिटी काउंसिल का। ओके सर। अडोल्फ हिटलर की एक बुक है सर, मेन कैंप, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ जा चुके हैं। मेन कैंप का मतलब है माई स्ट्रगल है, तो सबसे स्ट्रगल करा दिया था उसने, इसका मतलब ये मेन कैंप का। तो ये बुक का नाम याद रखिए, मेन कैंप। इसके द्वारा रिटर्न है अडोल्फ हिटलर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ये नहीं पता यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश आते हैं, पक्की बात है। तो सर देख लीजिए, ये डाउट हमेशा के लिए दूर कर लीजिए। तो इसमें 4 देश आते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड है ये पूरा, और आयरलैंड का नॉर्दर्न हिस्सा, उत्तरी हिस्सा, ये यूनाइटेड किंगडम का है। ओके, एक हो गया। दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा इंग्लैंड, चौथा वेल्स। 4 देश आते हैं। मैं, मेरे हिसाब से आपको आज पहली बार पता चला होगा कि यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं। और अपन तो इंग्लैंड बोल देते हैं सिनोनिम्स के रूप में, इंग्लैंड है। लंदन कहाँ पे होगा? जो कैपिटल है यहाँ से होगा लंदन, इंग्लैंड में। तो 4 देश आते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड। और रेफरेंडम भी हुआ था, मतलब स्कॉटलैंड अलग होना चाहता था यूनाइटेड किंगडम से। यूके का मतलब है 4 देश, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। आप समझ गए ना मेरी बात को? एक नॉर्दर्न आयरलैंड, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, वेल्स, चौथे पे स्कॉटलैंड। ये अलग होना चाहता था, लेकिन लोगों ने मना कर दिया। कुछ लोग होना चाहते थे, कुछ लोग नहीं होना चाहते थे, रेफरेंडम हुआ था पीछे से। तो थोड़ा सा जानकारी अपनी बढ़ाती रहिएगा। तो थोड़ा सा ये देख लिए वर्ल्ड मैप, ये यूनाइटेड किंगडम है, ये आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का वो है, ये लंदन हो गया इधर, ये फ्रांस है। अब ये देखिए कि ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो यूनाइटेड किंगडम है, ये चारों ओर पानी ही पानी है, इसके आसपास समुंदर है। और ये पूरा यूरोप है, ये फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया इधर। बीच में ना एक, इसे बोलते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल, जो पानी है ना इधर, पानी है ये, इसको इंग्लिश चैनल बोला जाता है। तो ये बोल देते हैं कि इंग्लिश चैनल कहाँ पाया जाता है? यहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये है इंग्लिश चैनल। ठीक है ना, इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया। तो ऐसी न्यूज आती रहती है कि किसने इंग्लिश चैनल को इतने टाइम तैर के पार किया। वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि इंग्लिश चैनल कहाँ पाया जाता है। ओके सर, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
वेटिंग फॉर ए वीजा, ये एक बुक है वेटिंग फॉर ए वीजा, ये किसने लिखी है? सर ये लिखी है बी आर अम्बेडकर साहब ने। बी आर अम्बेडकर साहब ने वेटिंग फॉर ए वीजा ये एक बुक है, उन्होंने लिखी है। क्या आप बता सकते हो बी आर अम्बेडकर की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म? सर फुल फॉर्म कौन पूछता है? एचएसएससी वाले पूछते हैं भाई। इंदिरा गांधी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उनकी फुल फॉर्म पूछ ली थी, सब इंस्पेक्टर का पेपर था 2021-22 में, जब पूछ ली थी, तो इंदिरा गांधी की फुल फॉर्म थी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, और मुझे नहीं आती थी तो मुझे पता नहीं था कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी तैयार करने होते हैं। इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ रहे हो तो क्या एक्स्ट्रा मिलेगा सर? बुक्स में चीजें लिखी पड़ी हैं, लेकिन क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कैसे छोड़नी है, और कैसे हम उन चीजों को याद रख सकते हैं, कैसे कंसेप्चुअली हम समझ सकते हैं। रेलिवेंट पढ़ना जरूरी है दोस्तों, रेलिवेंट पढ़ना जरूरी है। हम बी आर अम्बेडकर है तो बी आर अम्बेडकर की फुल फॉर्म और देख लो साथ साथ में। बी भीमराव रामजी अम्बेडकर, भीमराव भीमराव रामजी अम्बेडकर, ये फुल फॉर्म होगी दोस्तों। भीमराव रामजी अम्बेडकर, क्योंकि पहले एचएसएससी ने पूछी है। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, ये उनकी फुल फॉर्म थी। तो वेटिंग फॉर ए वीजा किसने लिखी थी? बी आर अम्बेडकर साहब ने लिखी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज। आपने पढ़ा हुआ इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, डीपीएसपी है, ये पढ़ा होगा। तो ये सब हमने कहाँ से ली हैं? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था, तो कोई एक बोला कि मेरे को फंडामेंटल राइट अच्छे लगे, तो बाकी लोग बोले कि फंडामेंटल राइट अच्छे लगे, कहाँ लिखे हैं आपने, कहाँ देखे हैं? तो वो बोला कि देखिए यार, फंडामेंटल राइट तो अमेरिका में है और वो बहुत सही राइट है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे तो इससे बहुत सिटीजन के लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, फिर बोला यार फंडामेंटल ड्यूटीज भी सही है, तो सबने बैठा हाँ यार सही है। आपने कहा देखा फंडामेंटल ड्यूटीज रसिया में थी, उस टाइम यूएसएसआर बोलते थे, तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली है, कहां से अडॉप्ट किए हैं? यूएसएसआर से। यूएसए से क्या किया है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से लिए हैं, रसिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, सब देशों में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी था, हमने उनकी अच्छी अच्छी चीजें सबकी ले ली, सबकी अच्छी अच्छी चीजें ले ली कि भाई इसके फंडामेंटल राइट बढ़िया चीजें हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज उसकी बढ़िया है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से अडॉप्ट की हैं? यूएसएसआर से हमने अडॉप्ट किए हैं। सर ये डीपीएसपी बता, ये आयरलैंड से लिया भाई। आयरलैंड अभी ऊपर तो बताया था, नॉर्दर्न आयरलैंड किसका हिस्सा है? नॉर्दर्न आयरलैंड किसका हिस्सा है? ये देखिए, ये रहा आयरलैंड, और ये नॉर्दर्न, सॉरी, आयरलैंड, ये नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का हिस्सा है, जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स भी आती होंगी। ओके सर, फंडामेंटल ड्यूटीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कथकली डांस कौन सी स्टेट का है? कथकली ये क्लासिकल डांस है दोस्तों, क्लासिकल डांस। पहला क्वेश्चन, क्लासिकल डांस कितने हैं? पेपर में आ चुका है कितने हैं ये भी याद रखना होता है। फंडामेंटल राइट कितने हैं? मैंने बताया था, आपने अगर आप मेरी करंट अफेयर की वीडियोस देखते हैं तो मैंने वहां बताया है फंडामेंटल, ये पेपर में आ चुका है फंडामेंटल राइट। पिछली साल ग्रुप डी में आया था सर, फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6 हैं। क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 है सर, और 8 के 8 आपको याद होने चाहिए, मैंने इधर लिख दिया है। भरतनाट्यम कहां से है? तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम कहां से दोस्तों? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम केरला से है, कथकली केरला से है, कथक यूपी से है, कंफ्यूज मत होना कथकली और कथक में। सतरिया असम से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, ओडिसी ओडिशा से। ये तो देखो डायरेक्ट याद ही हो जाएंगे आपको, मणिपुरी और उड़ीसी, इसका तो चक्कर ही नहीं है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से, मोहिनीअट्टम केरला से, कथकली केरला से। एक कौन सी स्टेट है जिसकी 2 क्लासिकल डांस हैं? डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब घुमाना होता है ना एग्जामिनर को, तो फिर उधर बैठते रहो, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो केरला से 2 है, मोहिनीअट्टम और कथकली। कली एकदम नाजुक सी होती है, और मोहिनी एक लड़की है, वो भी नाजुक सी होती है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कली मोहिनी, तो केरला से दोनों। आपको थोड़ा सा निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, याद करने के लिए थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट है सर, आपको खुद का नाम भूल जाना आप, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा। मोहिनीअट्टम कथकली, सतरिया असम से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हुआ? कथकली कहां से है? कली, कली आ गया लास्ट में, केरला से। मोहिनी आते ही फिर केरला आता आंसर। ओके, ये भरतनाट्यम तो एचसीएस में भी आया था, एचसीएस 2019 में भरतनाट्यम पूछा था कौन सी स्टेट से है, बस यही पूछा था डायरेक्ट। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, किस स्टेट में है? सर मैंने करंट अफेयर में बताया था आपको,
जब रामसर साइट्स हमारी 2 ऐड की गई थी, तो मैंने आपको रामसर साइट्स के बारे में बताया था, किबुल लामजाओ के बारे में उस टाइम बताया था, आपको अगर याद हो तो। अगर आपने वो देखी हो तो, अगर आपने देखी भी है तो आपको याद होगा। मणिपुर में है सर किबुल लामजाओ, तो जरूर करंट अफेयर का सेशन जरूर देखिएगा दोस्तों, उसमें करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके दोनों कवर की जाती हैं। तो ये नेशनल पार्क है और बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है। ओके, नेक्स्ट, when and under whom the first non synchronous census conducted in India? सेंसस का अभी 2027 में कंडक्ट होगा, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, ये भी मैंने करंट अफेयर में ऐड किया था। और सेंसस को 10 से 12 मिनट लेके पूरा अच्छे से समझाया था, पहला कब हुआ था, सिंक्रोनस कब हुआ था, नॉन सिंक्रोनस कैसा हुआ था, 2027 में जो जो हो रहा है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। तो आप एक बार जाके देखिए, और इस क्वेश्चन का आंसर इतने अच्छे से दे पाओगे आप, वो आपको मजा आ जाएगा सेंसस पढ़ के, और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ लोग हैं कहीं नहीं देखना चाहते, बस वीडियो आए हैं तो इसका आंसर देखो, उनको बता ही देता हूं मैं। मायो साहब 1872 में पहली बार हुआ था। सिंक्रोनस कब हुआ था, इधर ही बता दो ना सर। 1881, रिपन साहब थे उस टाइम। 1872 में पहली बार हुआ था मायो साहब के टाइम। आप जाके सेंसस की वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके सर, अगला क्वेश्चन ये है, बताओ कौन सी ऐसी गैस है जिसकी हम स्टेट चेंज कर दें, उसको सॉलिड में ले जाएं, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दें, तो सॉलिड स्टेट में वो गैस को ड्राई आइस बोला जाता है। ऐसी कौन सी गैस है सर? कार्बन डाइऑक्साइड है। डायरेक्ट याद कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद उसको ड्राई आइस बोलेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, आग बुझाने के लिए जो यूज करते हैं, उसमें CO2 का यूज होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, कौन सी इंडियन पर्सनैलिटी है जिन्होंने अपना नाइटहुड दे दिया था? जब मतलब आपने जलियांवाला बाग मैसेकर पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, एकदम मतलब हमारी इंडियन हिस्ट्री का बस ऐसा चैप्टर है ये, दिल को झकझोर देता है। कब हुआ था सर ये? 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन था दोस्तों उस दिन। 13 अप्रैल 1919 HSSC ने पूछा है ये, ग्राम शिव में आया था, 2021 का पेपर हुआ था उसमें ग्राम शिव में ये पूछा था, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। और जब ये हुआ था तो लोगों के अंदर इतना गुस्सा हो गया था, बस पूछो मत। सबने अपने अपने हिसाब से फिर उसका बदला लिया, रिवेंज लिया। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, इन्होंने इनको टाइटल दिया गया था, टाइटल बोल सकते हैं जैसे सर का ही टाइटल होता है, ऐसे इन्होंने अपनी जो उपाधि थी नाइटहुड, इन्होंने इस जलियांवाला में मैसेकर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस दे दी, भाई तुम रखो, बस चाहिए ही नहीं तुमसे कुछ रिकॉग्निशन, तुम रखो। इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। जलियांवाला बाग मैसेकर, ये देखिए आज भी वहां पर आप अमृतसर जाओगे तो जरूर जलियांवाला बाग में जाके आना, तो यहाँ पे देखिए बुलेट्स के निशान है, बुलेट्स मार्क्स। आप इनको जानते हो क्या? ये किसकी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है? ये है सरदार उधम सिंह। ये देखिए सरदार उधम सिंह, ये अरेस्ट कर रखा है इन्होंने। इन्होंने जब जलियांवाला बाग मैसेकर का रिवेंज लिया था, बदला लिया था, तो उसके बाद की फोटो है। इन्होंने क्या किया, उधम सिंह, ये 1940 की बात है, कैक्सटोन हॉल इंग्लैंड में गए और माइकल ओडवायर, ये याद रखना, माइकल ओडवायर, इनको इन्होंने गोली मार दी। ये मूवी भी है सरदार उधम, बहुत अच्छी मूवी है, आप देखना, विकी कौशल की है। आपको पता चलेगा कि मतलब देश की आजादी इतने फ्री में नहीं मिली है, हमें इस चीज की महत्वता नहीं पता, इन्होंने क्या क्या सहा है और उन्होंने क्या क्या किया है। सर थोड़ी सी जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में थोड़ा मतलब बताइए, हिस्ट्री के रिगार्डिंग क्या हुआ, क्या था एक्चुअली। 2 मिनट लगेंगे दोस्तों। 1919 की बात है, 1919 की बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट लेके आई, उसका नाम था रोलेट एक्ट। पेपर में डायरेक्ट कई बार पूछा, रोलेट एक्ट कब आया था? 1919। इसमें क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी को भी उठा सकती थी, पुलिस आई घर से उठाया, चलो भाई, कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं, ना ट्रायल होती थी। तो इसको नाम दिया गया नो दलील, नो वकील, नो अपील, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो। तो उस टाइम कानून
आने के बाद सैफुद्दीन किचलू, नाम याद रखना जरूरी नहीं है। सैफुद्दीन किचलू और एक उनके साथ और थे, सत्यापाल नाम था शायद उनका, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो कुछ लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं कि तो आप लोगों ने अरेस्ट नहीं किया, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और पीसफुल एकदम शांत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रोटेस्ट उस टाइम। तो फिर जनरल डायर आए, उस टाइम बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही था, तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, बहुत लोग मारे गए थे। तो ये काफी मतलब इंग्लैंड की उसकी, क्योंकि वो हमेशा राइट्स की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते थे। तो जिन्होंने आदेश दिए गोली चलाने के लिए, उनका नाम था रेगिनाल्ड डायर। इन्होंने गोली चलाई थी, इन्होंने वो किया था। लेकिन जो उधम सिंह जी थे, उन्होंने जिसको मारा 1940 में, वो और थे, देखिए ये माइकल ओ ड्वायर। आप कंफ्यूज मत करना, वो डायर थे, ये ड्वायर है और बीच में ओ आता है। ये मैंने इसलिए बताया कि एग्जामिनर जनरल डायर दे देगा पेपर में। जनरल माइकल ओ ड्वायर, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके लिए आप मूवी देख सकते हो, सरदार उधम सिंह, बहुत अच्छी मूवी है। तो आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी नॉलेज इससे एनहांस हुई होगी, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने का मिला होगा। तो प्रदीप की पाठशाला पे, इस प्लेटफॉर्म पे आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे। एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे और हम हर रोज 10 क्वेश्चंस किया करेंगे रेगुलरिटी के साथ, क्योंकि कंटिन्यूटी इज द की फॉर द सक्सेस। थैंक यू दोस्तों।